हेलो। हाँ, हेलो। निशांत कुरुंद। हाँ जी। तो प्रीवियस सेशन में किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हुई है, जहाँ तक अभी तक आपने, जहाँ तक सीरीज ने आप लोगों को पढ़ाया वहाँ तक? अगर किन्हीं को पिछले सेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज एक नया चीज सीखते हैं, मार्केट साइकिल। शायद आप लोगों को सीरीज ने ये बताया होगा। तो आज न्यू सीरीज से स्टार्ट करते हैं, मार्केट साइकिल। ठीक। तो अगर हम चार्ट देखते हैं, अगर कैंडल स्टिक देखते हैं या बार चार्ट देखते हैं, कुछ भी अगर वहाँ पे देखते हैं, अगर किसी पार्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखते हैं, तो हम हमें वहाँ पे तीन फेज देखने को मिलते हैं: एक्मुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क डाउन। ये अपना जो एरिया है, ये अपना एक्मुलेशन एरिया है। मैं इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है। ये अगेन अपना एक्मुलेशन एरिया है। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो सर, प्लीज रिकॉर्ड द सेशन प्लीज। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो एक्मुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड, क्या हो यार कुछ, बेकी ऑफ मार्केट साइकिल। इन्होंने चार कंसेप्ट मार्केट में दिया था: एक्मुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कडाउन। इनमें इस चार फेज में दो इंटरमीडिएट फेज आते हैं। वो अपना री एक्मुलेशन है एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने चार प्रिंसिपल यहाँ पे चार कैटेगरी में डिवाइड किया था बेकी ऑफ मार्केट साइकिल को: एक्मुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्कडाउन। जब एक्मुलेशन होता है तो यहाँ पे बाइंग हैपन हो रहे हैं, और यहाँ पे बाइंग हैपन हो रहे हैं, उसके बाद ये बीओ यानी ब्रेकआउट बाय बीओ, यानी यहाँ पे एक्मुलेशन इस एरिया में हुआ। इस एरिया में एक्मुलेशन हुआ और इसके बाद इसको ब्रेक किया, यानी बाय बीओ, यानी ये जो अपना एरिया, इसको ये ब्रेकआउट यहाँ से आया है। इसके बाद स्टॉक फिर ऊपर जाता है और यहाँ से फिर ये डाउन साइड आता है, तो लोगों को ये लगता है कि स्टॉक ने अपना काम कर दिया, यानी जो मार्कअप जो आना चाहिए, यानी इस एक्मुलेशन के बाद, इस एरिया के बाद जो एक्मुलेशन हुआ है, इसके बाद मार्केट ऊपर आया। तो इसके बाद बीओ जब होता है तो इस फेज में आता है, री एक्मुलेशन एरिया में। तो लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि चलो, यहाँ एक्मुलेशन तो हो गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, और इसके बाद उनको ये लगता है कि यहाँ से फिर मार्केट डाउन आएगी। जनरल वे में लोग यही सोचते हैं, लेकिन ये नहीं होता। यहाँ पे री एक्मुलेशन फिर से होता है उस स्टॉक के लिए, जो कि पेंडिंग रैली होती है किसी स्टॉक की, वहां से ये रैली
अगेन स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे वही हैपन होता है जब एक्मुलेशन में हुआ था। अगेन यहाँ इसको ब्रेकआउट इस लेवल को देती है, और इस लेवल के बाद ये फिर जो इसका पेंडिंग टारगेट रहता है, जो पेंडिंग जो रैली रहती है, मार्कअप रहती है, वो एक न्यू एरिया में वो शिफ्ट हो जाता है। न्यू एरिया में शिफ्ट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है उस स्टॉक का। यानी फिर वहीं पे वो वही प्रक्रिया फिर से स्टार्ट होगी जो एक्मुलेशन में हुआ था। एक एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में जो स्टॉक होते हैं वो एक रेंज बॉन्ड में शिफ्ट होते हैं फर्स्ट। ये जो एक रेंज बॉन्ड आता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन में भी आता है और एक्मुलेशन में भी आता है। यहाँ पे अगर एक्मुलेशन में देखेंगे तो जो एक्मुलेशन होता है एक पर्टिकुलर रेंज में होता है। ये नहीं कि 10% स्टॉक ऊपर जा रही है फिर डाउन आ रही है, 10% डाउन आ रही है, तो इस ऐसा एक्मुलेशन नहीं होता है। वो पर्टिकुलर जो एक्मुलेशन होता है वो आपका 3% तक, 0.5 पॉइंट 5 से अबव एंड 0.3% अप्रोक्स इसके अंदर एक्मुलेशन माना जाता है। इसके बाद जब ये एक्मुलेशन का जब बीओ आता है उसके बाद स्टॉक उतना रैली नहीं देती है जितना देना चाहिए, तो वो हाफ रैली देती है और उसके बाद अगेन री एक्मुलेशन होता है स्टॉक का। उसके बाद फिर यहाँ बीओ लेवल आता है और वो स्टॉक ऊपर जाती है। री एक्मुलेशन होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आती है, और अगेन जो पहले एक्मुलेशन के बाद री एक्मुलेशन हुआ था तो अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगी। मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं चढ़ती, एक्मुलेशन से डायरेक्ट वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में कभी नहीं जाती। एक्मुलेशन से डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाने के लिए पहले उसे री एक्मुलेशन एक बार मस्ट है कि होना ही होना है बहुत सारे स्टॉक में। अगर उसमें न्यूज अगर नहीं आता है तो, अगर टेक्निकली अगर चार्ट अगर फॉलो करता है तो उसमें री एक्मुलेशन आने के चांस बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। सेम अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अगर टेक्निकल अगर चार्ट अगर टेक्निकल को अगर फॉलो कर रहा है चार्ट, तो वो डायरेक्ट एक्मुलेशन फेस में नहीं आएगा। वो एक्मुलेशन फेस में आने के लिए पहले उसे रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस में आना मस्ट है। और जो भी होता है तो एक्मुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो उसका जो एरिया रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, लार्ज साइज में, जैसा आपने यहाँ पे देखा होगा ये थोड़े बड़े होते हैं एक्मुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो री एक्मुलेशन और री डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनकी एरिया स्मॉल होती है। तो ये दोनों में कंफ्यूज कभी नहीं करना है कि एक्मुलेशन के बाद फिर से ही एक्मुलेशन होगा। लो चांस रहते हैं, एक्मुलेशन के बाद री एक्मुलेशन होता है जो कि लोअर बॉक्स में वो क्लियर हो जाता है। अगर एक्मुलेशन के अगर टाइम फ्रेम अगर 1 मंथ है तो री एक्मुलेशन की टाइम फ्रेम आपकी 10 दिन रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, इससे ज़्यादा के आपके नहीं रहेंगे। मैक्सिमम केस में ये होता है री री एक्मुलेशन में। तो निशान भाई एक क्वेश्चन है वहाँ हम्म, पे। हेलो। हाँ बोलिए। निशान भाई एबल टू हियर मी? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है वहाँ पे। ये टेक्निकली ठीक रहेगा, अक्यूमुलेशन है उसके बाद री अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को चला गया। हम्म अगर एक बार ब्रेकआउट हुआ और री अक्यूमुलेशन होते होते गिर जाता है, या हम्म पंप एंड डंप जो बताते हैं ना, हम्म मार्केट गिरने से पहले
एक बार स्पाइक कर देते हैं और बाद में गिरा देते हैं ना, जी प्रॉफिट्स बुक करके, वो जी। आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, या हर बार ऐसे ही रीअक्यूमुलेशन? कुछ इंडिकेशंस हैं टेक्निकली डिफरेंशिएट करने के लिए, ये स्पाइक है कि फेक है, या वो क्या बोलते हैं, मार्कअप या फेक और ट्रैप समथिंग ना, आई हम्म। इतना पता नहीं, मगर देखा हूँ कई बार ट्रैप हो जाते हैं, वो ब्रेकआउट हो गया, ऊपर जा रहा है, रीअक्युमुलेट होके और डिस्ट्रीब्यूशन तक जाएगा, सोचते सोचते लॉस में चले जाएंगे। सो वो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ है यहाँ पे इंडिकेशंस? हाँ है। देखिए सिंपल है ना, कि अगर मार्केट को अगर एक कंसेप्ट से समझेंगे कि चलो भाई कि मार्केट साइकिल इनका जो है, अगर इन पे अगर मार्केट अगर पूरा तुरंत नहीं करेगा ना, इनका जो कंसेप्ट था उनका कहने का मतलब था कि पहले एक्मुलेशन होता है उसके बाद री एक्मुलेशन होता है, ठीक है। ये चार्ट मैंने वन डे का देखा, क्लियर। लेकिन अगर मैं इसका हम्म। टाइम फ्रेम अगर चेंज करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं टाइम फ्रेम दूसरे मतलब 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, 30 मिनट का, ये चार्ट अगर मैं चेक करता हूँ वहां पे, तो वहां पे भी एक आइडिया हमें हम्म। मिलती है कि इसके बाद क्या होने वाली हाँ है। हाँ हाँ। ये तो मैंने यहाँ पे सपोर्टेड, मैंने ये 1 घंटे का मैं चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे एक्मुलेशन लगा, री एक्मुलेशन लगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि री एक्मुलेशन हो रहा है, यहाँ से मार्केट डाउन आ सकती है। उनका सिद्धांत ये बोलता है कि एक्मुलेशन के बाद री एक्मुलेशन होगा। अगर ठीक है ठीक है, हाँ हाँ। अगर आपको अगर फेक पकड़ने कि हाँ ये फेक रैली आने वाली है जो भी, तो आप सिंपल यहाँ पे आप ये करो कि आप टाइम फ्रेम ही चेंज कर लो। अगर आपने एक्मुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो, आपने एक हम्म। घंटे के चार्ट में देखा, वन डे के चार्ट में देखा, अगर आपको यहाँ पे रियल रैली पता करने हैं, तो आप 2-3 टाइम फ्रेम का हम्म। और चार्ट स्टडी करो, आपको क्लियर व्यू मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। और ये वो वो ठीक है, रीअक्यूमुलेशन में मतलब वो ब्रेकआउट होने के बाद रीअक्यूमुलेशन फेज मार्क करने के लिए कितना ड्रैग डाउन हो सकता है? 50% हो सकता है, या वो रीअक्यूमुलेशन कहा जा सकता है, फिर वो मार्कअप या बाई बीओ लिखे है ना, हम्म। वहां तक नीचे आके फिर ऊपर जा सकते हैं कितने, आई मीन अंदाजा अप्रोक्सीमेटली क्या पैटर्न रहेगा वहां चलिए पे रीअक्यूमुलेशन के चलिए फेज में? इस पैटर्न को अच्छे से समझने के लिए ट्रेडर ऑफ टाइप पढ़ते हैं। 5 कैटेगरी का ट्रेडर होते हैं, मैं उस पे आता हूँ। अगर वो क्लियर होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा क्लियर हो जाएगा कि ये रीएक्मुलेशन क्यों होता है, एक्मुलेशन क्यों होता है, ठीक है ना। और जो हम्म। जो ये हम लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक बॉटम पे है, और उस स्टॉक को बाय करते हैं, उसके बाद ही वो स्टॉक फॉल आता है, तो वो क्या होता है। तो पहले ये क्लियर करता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ठीक है। देखिए इसमें सिंपल है, अगर ट्रेडर कैटेगरी अगर पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि मार्केट गोज हायर टू फाइंड सेलर एंड मार्केट गोज टू लोअर टू फाइंड बायर। बस सिंपल कि इस कंसेप्ट पे अपना सारा काम चलेगा। मार्केट ऊपर जाती है तो ये है कि वहां पे सेलर, वो मार्केट बायर वहां पे अपना सेलर मतलब ढूंढेगा ही, अगर वहां पे सेलर मिलेगा तो ही वो वहां पे सेल कर पाएंगे, जैसा इशू लगता है। इसको मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये कैटेगरी ऑफ ट्रेडर, एक होते हैं इनोवेटर, ईयरली एडोप्टर, ईयरली मेजोरिटी और लेगर्ट। मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। जो इनोवेटर्स होते हैं वो स्टॉक को बॉटम पे बाय करते हैं, किसी स्टॉक का बॉटम बना वहां पे वो बाय करते हैं, ठीक है ना। तो इनोवेटर जो होते हैं वो बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि इनोवेटर वो होते हैं ना जो बॉटम पे बाय किए, तो वो उनको भी एग्जैक्ट बॉटम नहीं मालूम है कि ये बॉटम है। वो चार्ट को फॉलो करते हैं और वहां से वो रिस्क, बहुत ज्यादा ही रिस्क लेते हैं, क्योंकि जो भी अगर स्टॉक अगर बॉटम पे है, अगर सपोर्ट लाइन पे है, अगर वो सपोर्ट को ब्रेक करता है तो उस स्टॉक में फॉल बहुत ही स्पीड से आती है। तो जो इनोवेटर्स होते हैं, जो टाइप्स कैटेगरी ऑफ जो ट्रेडर्स है, उसमें जो इनोवेटर्स होते हैं वो बहुत ही आपके कम होते हैं, और ये आपके
एक्मुलेशन फेज का स्टार्टिंग में ही ये पाए जाते हैं। समझो कि वहां पे एक्मुलेशन स्टार्ट नहीं होता है, एक्मुलेशन स्टार्ट करने वाले आपके इनोवेटर्स होते हैं, जो कि किसी भी स्टॉक को बॉटम पे वो बाय करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर। ये भी आपका एक्मुलेशन में ये आपको हेल्प करते हैं। ये भी इनकी रिस्क होती है वो कुछ कम होते हैं, क्योंकि सपोर्ट डेट की स्टॉक अगर 100 रुपीज पे अगर बॉटम बनाया है, तो जो इनोवेटर्स हैं वो 100 रुपीज पे ही बाय करते हैं। वो एक रिस्क रिवार्ड के रेशियो से कि चलो ये बॉटम बन रही है, यहाँ पे चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन रही है, यहाँ से बाय करते हैं, होप कि यहाँ से स्टॉक बाउंस बैक दे और ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। उसके बाद ईयरली अडॉप्टर वो हो गए जो 100 रुपये का आपका जो बेस था, बॉटम था, वो उसे होल्ड कर लेता है, और 102 105 रुपये अगर प्राइस जाता है तो जो ईयरली अडॉप्टर है वो अडॉप्ट करते हैं। नाम से कि ईयरली अडॉप्टर यानी इनोवेटर्स के बाद यही आते हैं कि चलो मौका है अभी इस स्टॉक में एंट्री ले लो। उसके बाद आते हैं ईयरली मेजोरिटी, यानी स्टॉक 110 रुपये पहुंच चुकी है और यहाँ पे वो एंट्री लेते हैं। ये रिस्क फ्री होते हैं, इनकी रिस्क जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉटम इनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा मिल चुका है और चांस है कि वहाँ से मार्केट फॉल नहीं आए और ये ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद इन्होंने कैच किया 110 रुपये पे। लेट मेजोरिटी वो हो गए कि स्टॉक ऑलरेडी 100 टॉप पे आ गई है, 115 जहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उन्होंने वहां पे 112 113 पे बाई किया और 2 रुपए की प्रॉफिट बुक की और वहां से निकल गए। और लेगर्स वो हो गए जो टॉप पे बाय करते हैं और लास्ट में लॉस में अपना पोजीशन को स्कोर ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको अगर रिलेटेड अगर करके देखेंगे मार्केट साइकिल से, तो सिंपल सी है कि एक्मुलेशन जो हो गया आपका इनोवेटर्स के द्वारा हो गया, ईयरली अडॉप्टर के द्वारा हो गया। जो ईयरली मेजोरिटी हो गया वो आपका री एक्मुलेशन हो गया, और ईयरली मेजोरिटी का ही कुछ पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन में बुक होता है, और लेट मेजोरिटी है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेस में बुक कर लेते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट आपका अगर एक बार फिर से अगर इसका रिवर्स करेंगे, तो इनोवेटर्स इनोवेटर्स वो हो गए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जो सेल करते हैं, क्योंकि उनकी वहां पे भी तो रिस्क ज्यादा ही है कि स्टॉक रेजिस्टेंस पे है, अगर इसे अगर ब्रेक करता है तो ये स्पीड में अप जाएगी तो मेरा लॉस ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत लोग वहां से रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद वहां से लोग बाय करते हैं, लेकिन इनोवेटर्स वहां पे सेल करते हैं रिस्क लेकर। जस्ट उसके बाद ईयरली अडॉप्टर अगर रेजिस्टेंस के अगर नीचे अगर डाउन डाउन साइड अगर कैंडल बना दिया, ठीक है ना, मार्केट अगर ट्रेंड शो अगर डाउन डाउन ट्रेंड अगर शो किया, तो ईयरली अडॉप्टर वहां पे एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन फेस में आपका ईयरली मेजोरिटी आ जाते हैं, और उसके थोड़ा सा जहां से ब्रेकआउट देती है यानी ब्रेकडाउन देती है, वहां पे लेट मेजोरिटी ज्वाइन करते हैं, और फिर एक्मुलेशन फेस पे लेयर फिर ये ट्रैप हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जो अपना लेट मेजोरिटी है और लेगर, ये हमेशा मैक्सिमम टाइम ये लॉस में ही रहते हैं, लेट मेजोरिटी और ये दोनों, या एक्मुलेशन फेस हो या डिस्ट्रीब्यूशन फेस हो। तो अगर यहाँ से अगर इसको कंबाइंड करके देखेंगे, तो यहाँ पे इनोवेटर्स जो है उन्होंने यहाँ पे बाय किया एक्मुलेशन फेस में, और इसके बाद ईयरली अडॉप्टर भी यहाँ से उन्होंने बाय किया। उसके बाद यहाँ से भी ईयरली अडॉप्टर ने यहाँ भी बाय किया, और उसके बाद लेट मेजोरिटी है वो इसके ऊपर ही बाय किया, अप्रॉक्स की डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के नज़दीक ही उन्होंने बाय किया। और जो आपका लेगेस्ट है उन्होंने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद वो ट्रैप होते हैं और वो लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती है। तो हम लोग को वो ट्रेडर बनना है, इनोवेटर्स बनना है, ईयरली अडॉप्टर बनना है, बस दो ही। इसके बाद तीन ऑप्शन अपने पास है ही नहीं, इन तीन को ज्वाइन नहीं करना, अपने को सिर्फ इनोवेटर्स ज्वाइन करना है और ईयरली अडॉप्टर ज्वाइन करना है, और इसके लिए हमें टेक्निकल में मजबूत पकड़ बनानी होगी। इनोवेटर्स का रिस्क कितना है मैं आपको इसके द्वारा बताता हूँ।
इनोवेटर्स की जो स्टॉक जो पिक करने के होते हैं वो ये सारे बॉटम एरिया से होते हैं। तो अगर इनोवेटर्स अगर इस बॉटम लाइन से अगर बाय करते हैं तो उनकी रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो यहाँ से अगर बाय करते हैं इस लेवल से, और उसके बाद अगर उनका अगर सपोर्ट टूट जाता है तो उनकी जो लॉस के जो चांसेस रहेंगे वो कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। तो इनोवेटर्स का एक सिंपल सा आइडिया है कि हमें वहां से बाय करनी है जहां से ट्रेंड एक रियल में बॉटम बना चुका हो उनके टेक्निकल के अनुसार। जो यहाँ पे जो उन्होंने बाय किया था वो रीडिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन उनको ये लगा कि नहीं ये तो अपना बॉटम बन गया है, और उन्होंने यहाँ से बाय कर लिया, और यूजुअली वो यहाँ से ट्रैप हो जाते हैं। फिर यहाँ के बाद फिर चार्ट बनती है। तो ये जो एरिया था अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन का एरिया था, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं ये बॉटम पे आ गया और इसे अब बाय कर लो। ये अपना एरिया था, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का एरिया था, लेकिन हमें ये लगा कि नहीं ये बॉटम बन गया और हम लोगों ने वहां पे बाय कर लिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इनोवेटर का, क्योंकि उनको इनोवेटर्स को सबसे ज्यादा रिवार्ड भी मिलते हैं, लेकिन उनकी जो रिस्क की जो चांसेस रहते हैं वो बहुत हाई रहता है इनोवेटर्स का। यानी आपने इनोवेटर्स का काम ही रहता है बॉटम पे स्टॉक को कैच करना। इसमें सबसे सेफ होते हैं अर्ली अडोप्टर। अर्ली अडोप्टर चांस है कि आपको जो इन्वर्टर्स होते हैं वो हमेशा बॉटम पे कैच करते हैं, लेकिन जो ईयरली अडोप्टर रहते हैं वो यहाँ पे बाय करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि चलो यहाँ पे बीओ आ गया ब्रेकआउट, यहाँ इस लेवल पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ से बाय करो। और थर्ड जो आ गए ईयरली मेजोरिटी, वो इस फेज पे बाय करते हैं, इसके ऊपर ही बाय करते हैं। यहाँ से फिर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से बाय करते हैं, जो कि मेजोरिटी यही होती है। आपने सुना होगा कि ये लेवल ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से इसका ब्रेकआउट है, एचएनएस का ब्रेकआउट है, पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट है। तो ये होते हैं ना ईयरली मेजोरिटी। लोगों ने ज्वाइन तो किया, लेकिन ज्वाइन करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट है, एचएनएस का ब्रेकआउट है, तो वो सारा यहाँ पे जानते हैं। और यहाँ पे मेजोरिटी ज्वाइन करती है जिनका रिवार्ड होता है लिमिटेड। इनोवेटर्स ने यहाँ से कैच किया, ईयरली एडोप्टर ने यहाँ से कैच किया, मेजोरिटी थे उन्होंने यहाँ से ज्वाइन किया, और इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू अप जाती है। मैं इस ग्राफ को यहाँ पे डाउन में ड्रॉ कर रहा हूँ स्पेस के कारण।
जो लेट जो मेजोरिटी होती है वो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। उनको लगता है कि चलो यहाँ से ब्रेकआउट तो अपना मिल गया है, चलो यहाँ पे अब ज्वाइन करते हैं, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में आ जाता है। समटाइम जो लेट मेजोरिटी होते हैं उनको लॉस भी बियर करना पड़ता है। मे बी यहाँ पे वो ज्वाइन किए, इसके बाद वो मार्केट ऊपर गया ही नहीं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ये क्रिएट हो जाता है। उन्होंने यहाँ ज्वाइन ना कर कर उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो उनकी या तो लॉस बहुत मिनिमम होती है, या नो जोन, नो प्रॉफिट नो जोन में वो आ जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि इसके बाद तो स्टॉक ने इतना रन दे दिया है, इसके बाद ये स्टॉक इतने परसेंट अब आ गया है, इसके बाद स्टॉक और भी ऊपर जाएगा। जो कि वहां से स्टॉक ऊपर जाता नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आ जाता है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होता है, उसके बाद वो व्यू ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो लेट मेजोरिटी और लेट ये दोनों हमेशा लॉस में ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो ये इन्होंने बॉटम पे इनोवेटर्स ने बाय किया। अर्ली अडोप्टर जब बॉटम कंफर्म हो जाता है कि बॉटम से ऊपर ही स्टॉक चलो आ गया है, तो यहाँ पे अर्ली अडोप्टर वो बाय करते हैं। फिर री री एक्मुलेशन एरिया में जो आते हैं ये अर्ली मेजोरिटी लोग आते हैं, और जब उसका भी ब्रेकआउट जब होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में जब आता है तो लेट मेजोरिटी ज्वाइन करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रैप लेजर्ट होते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से स्टॉक अभी भी कुछ रन देगा और हमें प्रॉफिट होंगे, यानी सोया हुआ स्लीपर ट्रेडर सोया हुआ था बहुत दिनों से, और जब स्टॉक जब प्रॉफिट बुकिंग जोन में आती है तो ये वहां पे बाय करता है। सिंपली कहने का मतलब है कि मार्केट गोज हायर टू फाइंड सेलर, और मार्केट तो ऊपर गया सेलर को ही फाइंड करने, और सेलर वहां पे मिला कौन, लास्ट ऑप्शन अपना, वहां पे ट्रैप ये हुए। जो सेलर का जो काम करेगा अपना ये करेगा, बायर अपने, बायर ये हो गया अपना, बायर ये भी हो गया अपना, बायर ये भी हो गया। लेकिन जो ऊपर में जो जिनको बायर जिनको सेलर होना चाहिए था वो यहाँ पे बायर बन जाते हैं, क्योंकि ये टॉप पे ही सेल कर दिए। उनको ये लगा कि मार्केट अभी और ऊपर जाएगी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, वहां से मार्केट डाउन आ जाती है। अब इनोवेटर्स ईयरली अडॉप्टर यहाँ से इस ब्रेकआउट लेवल से री एक्मुलेशन फेस में अगर आएंगे तो ईयरली मेजोरिटी जो यहाँ से फिर एक और ब्रेकआउट आती है। सिंपली आप देखो कि ये अपना पोल बना है और ये फ्लैग बना है। फ्लैग को अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर वो पोल का हिसाब से वो टारगेट अपना यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी आती है और यहाँ से वो ज्वाइन फिर से करते हैं, और लेट मेजोरिटी यहाँ पे आती है, या मे बी यहाँ पे भी आ सकती है, और वो इसको टारगेट को अचीव करने के लिए ज्वाइन करते हैं। लेकिन ट्रैप होते हैं लेजर, वो यहाँ पे आते हैं और वो बाय करते हैं, जबकि उनको यहाँ पे सेल करना चाहिए, लेकिन उनको ये आशा रहती है कि चलो मार्केट ने अभी स्टॉक ने 20% की रैली दी है, 5% और देगी, सारे लोग बोल रहे हैं बाय 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 कर लो भाई। तो बात ये होती है कि इजियली वो इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इनका जो मार्केट साइकिल का जो कंसेप्ट था उन्होंने 4 भागों में बांटा, एक्मुलेशन, मार्कअप। एक्मुलेशन के बाद मार्केट मार्कअप जाती है, ये एक्मुलेशन के बाद मार्केट मार्कअप जाती है, इसलिए ये मार्कअप हो गया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो एक्मुलेशन फेज की तरफ फिर से वो आता है, एक साइकिल राउंडिंग आता है। एक्मुलेशन आया, डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर एक्मुलेशन आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया, और तो ये साइकिल में ये आया। उसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट जो फेस है उसमें री एक्मुलेशन आते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूशन आते हैं।
उनकी 4 फेज थी, एक्मुलेशन, मार्कअप, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्कडाउन। इसमें 2 इंटरमीडिएट आए, री एक्मुलेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। री एक्मुलेशन हो गया, एक्मुलेशन को अपने जहाँ पे उनका टारगेट है, जहाँ पे एक्मुलेशन को जाना चाहिए। एक्मुलेशन आखिर हुआ क्यों? एक्मुलेशन होने का रीजन था कि उनको डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाना है। अगर यहाँ पे अगर 100 रुपए का स्टॉक बाय हो रही है, 110 रुपए पे री एक्मुलेशन आया, तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर उसे तो सेलिंग आना ही आना है। ये नहीं कि कोई स्टॉक अगर हमेशा बाय में आ रही है तो वो सेलिंग में कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का नियम है, आज आपने बाय किया, कल आपको सेल करने पड़ेंगे, जो भी स्टॉक हो। एक्मुलेशन आया, री एक्मुलेशन आया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाना ही जाना है। वो थोड़ा सा एक डाउन क्यों ना आए, लेकिन आएगा वो। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो कंटिन्यू ऊपर जाता ही जाता हो, जिसमें न्यूज ना हो। आप सिर्फ यहाँ पे टेक्निकल की बात करेंगे, तो जिसमें अगर टेक्निकल अप्लाई करेंगे तो उसमें ये होना ही होना है कि एक्मुलेशन होगा, री एक्मुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही होना है। क्योंकि कोई भी स्टॉक 100 रुपए के हैं तो वो डायरेक्ट 100 रुपए जाएंगे, बीच में ऐसा कोई भी नहीं आया होगा कि वो डाउन ना आया हो। तो ये मार्केट साइकिल में ये मैक्सिमम टाइम ये हैपन होते हैं हमेशा, कि अगर एक्मुलेशन हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेस में जाएगा ही जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एक्मुलेशन फेस में वो आएगा ही आएगा। तो होप कि ये दोनों क्लियर हो गया तो होगा। ये क्लियर है निशांत भाई। और एक क्वेश्चन है हम्म राजेश हैदा। ये जो इन्वेस्टर और ट्रेडर का डिफरेंस जो है, आई मीन अलग तरीके से होता है। इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म में रहता है, ट्रेडर्स जो इंट्राडे नहीं तो शॉर्ट टर्म में बुक करते रहते हैं। हम्म। कुछ इंडिकेशंस बन सकता है कि इन्वेस्टर्स एग्जिट हो रहे हैं, कि ये स्टॉक गिरने वाला है? कुछ ऐसा ऐसा कुछ इंडिकेशंस मिलेगा वॉल्यूम से या किसी और तरह से? जी देखिए, क्यूरियस हूँ। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब भी आप हम्म, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले तो उसका फंडामेंटल चेक करेंगे। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम टेक्निकल कभी नहीं फॉलो करेंगे। क्योंकि टेक्निकल तो जैसे जीएमआर इंफ्रा हो गया, उसकी टेक्निकल हाँ कि यहाँ से ब्रेकआउट है, लेकिन अगर जीएमआर के अगर फंडामेंटल देखते हैं तो उसकी फंडामेंटल अच्छी नहीं है। तो जीएमआर का अगर चार्ट अगर हमें ये शो कर रहा है कि नहीं ये फ्यूचर में 50 लेवल की जाएगी, 100 लेवल जाएगी, लेकिन उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है, तो हम उसे कभी लॉन्ग नहीं जाएंगे। और अगर फंडामेंटल अगर बेसिस पे अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, अगर शॉर्ट टर्म अगर फॉल भी आती है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर वहां से लोग तभी निकलेगा जब उसकी फंडामेंटल अच्छी नहीं रहेगी। अगर फंडामेंटल में प्रॉब्लम नहीं है, अगर टेक्निकल में प्रॉब्लम है, नो वरी, टेंशन नहीं लेना है। वो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो आज 2 रुपए की फॉल आती है, तो अगर उसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो मार्केट चढ़ेगी, ऊपर जाएगी ही जाएगी। ठीक है। पता चले वो कहीं पे पढ़ा था, वो मूविंग एवरेजेस में पता चल जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स बुक कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म सपोर्ट वो मूविंग एवरेजेस में मिल जाता है, कुछ इंडिकेशंस बता के, इसलिए पूछ रहा था। नहीं सर, देखिए अगर ये शॉर्ट टर्म अगर ट्रेड है तो यहाँ पे आपके मूविंग एवरेज ये आपके सही काम करेंगे, ठीक है ना। चार्ट पैटर्न वो भी आपके काम करेंगे। लेकिन जब अभी आपने हम्म। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 90% आपको फंडामेंटली फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी क्या करने वाली ठीक है, है, ठीक कंपनी किस सेक्टर में अपना इन्वेस्ट करने वाली है, इसका न्यू प्रोजेक्ट क्या है, तो उस बेस पे वो मार्केट रन करेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल टेक्निकल को फॉलो करता है, लेकिन शॉर्ट हाँ टर्म हाँ में हाँ टेक्निकल को हाँ, ओके। फंडामेंटल की जरूरत नहीं होती है। ठीक हाँ, है, ठीक है, ये हो गया। आज एक चार्ट पढ़ेंगे, रेनको चार्ट। ठीक है। या वो इसमें किसी को आप दिक्कत जो नहीं। पीपीटी दिखा रहे थे, हाँ अ, पी, मेरे मेरे को दिक्कत नहीं है। वो जो पीपीटी आप दिखा रहे थे वो प्लीज शेयर कर देना ग्रुप में, शांत भाई। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा सारे लोग को मेल पे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है।
बेसिकली ये इस चार्ट को बताने का रीजन ये था कि जब भी स्टॉक को बॉटम पे कैच करना है तो उसे राइट टाइम पे ही हमें कैच करना है। बॉटम पे अगर आपको जब तक बॉटम पे कैच नहीं करना है जब तक उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ना हो। बॉटम पे कैच करने का अपने पास दो आइडिया हैं, या तो उसका मल्टीपल सपोर्ट हो या स्टॉक के पास दो ही तीन ही सपोर्ट हो। मल्टीपल में ऐसे बहुत सारे सपोर्ट, बहुत सारे स्टॉक में आपने देखा होगा उसके बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो 10-12 सपोर्ट आते हैं कैंडल से। अगर आपको दो ही सपोर्ट मिलते हैं बॉटम पे, अगर मार्केट अगर डाउन आ चुकी है और आपको दो तीन ही आपके वहां पे सपोर्ट मिलते हैं, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग हो, सिर्फ अगर अगर स्टॉक अगर सिर्फ टेक्निकल फॉल आता है, मतलब उसका जो फॉल आया सिर्फ चार्ट पैटर्न बना, लोगों ने उसे शॉर्ट किया और वो स्टॉक डाउन आ गया, तो ऐसे स्टॉक को सिर्फ दो ही अगर सपोर्ट मिलते हैं तो वो स्टॉक वहां से संभावना रहता है कि वहां से वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर आपको इसका एग्जैक्ट अगर एग्जांपल चाहिए तो आप इंफ्राटेल का चार्ट देख सकते हैं। वो अराउंड 355 पे वो सपोर्ट दिया इंफ्राटेल, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इंफ्राटेल गिरने का रीजन सिर्फ टेक्निकल था और उस पर कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं थी कि इंफ्राटेल को 300 लेवल ले जाए। जो 355 का जो लेवल था वो अपना अच्छा खासा सपोर्ट एरिया था, तो वहां से वो स्टॉक बाउंस किया और वो 380 प्लस 385 तक वो टच किया। तो जब भी हमें बॉटम पकड़ना है तो सिर्फ दो पॉइंट को हमेशा याद रखना। अगर सिर्फ टेक्निकल फॉल आया है किसी स्टॉक में तो जिस स्पीड से फॉल आया है उससे ज्यादा ही स्पीड में वो मार्केट ऊपर जाएगी। लाइक ग्रासिम का आप चार्ट चेक कर सकते हो, 1167 पे कुछ दिन पहले का वो ब्रेकडाउन था। उसके बाद स्टॉक नीचे फॉल आया, वो 1100 कुछ का लेवल टच किया, 1110 अराउंड। उसके बाद वहां से वो सपोर्ट लिया और जिस स्पीड से वो गिरा था उस स्पीड से ज्यादा ही वो ऊपर गया और अभी एबव 1250 का ही एबव अप्रोक्स लमसम वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो जब भी बॉटम कैच करना है तो हमें दो चीज हमेशा याद रखना है। कंपनी उस स्टॉक के फंडामेंटल अगर अच्छे हैं और वो सिर्फ टेक्निकल फॉल आया है, और थर्ड बात कि उसे सिर्फ एक या दो ही स्टॉक मिल जाए और वो सपोर्ट मिल जाए बॉटम पे, वो काफी है। वहां से वो बहुत अच्छा ही मूव अपना आता है अप साइड। और सेम अगर इसका अपोजिट ठीक है, करते ठीक हैं है। कि हमें एक ऐसा टॉप ढूंढना है जहां से मैं स्टॉक को शॉर्ट कर लूं, तो आप सेम कंडीशन वहां भी अप्लाई कर सकते हैं कि कंपनी के पास किसी स्टॉक का कंपनी के पास कुछ उतना खास न्यूज नहीं था, ये सिर्फ टेक्निकल ऊपर गया है और यहाँ पे पिछली बार भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था, तो यहाँ भी बना रहा है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट का रिस्क लेकर यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन ठीक दोनों है, में ठीक अप्लाई है। होगा, क्योंकि चार्ट का जो ब्रेकआउट होती है वो एक आपका लिमिट में आता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम्म। बहुत सारे स्टॉक में मैंने किया, तो मुझे ये लगा कि अगर सिर्फ टेक्निकल अगर फॉल आता है किसी स्टॉक में तो जिस स्पीड से उसकी फॉल आती है हम्म। उससे वो ज्यादा स्पीड में वो रिकवर करता है। 50 पॉइंट की फॉल आई लाइक ग्रासिम, उसका कुछ टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल फॉल था उसमें, वो 1167 से फॉल आया 1110 लेवल, वहां से सपोर्ट लिया और 1167 को ब्रेक करते हुए यानी 60 पॉइंट वो रिकवर भी किया, उसे ब्रेक करते हुए 60 प्लस पॉइंट ऊपर गया भी। तो हमेशा इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। जो भी टेक्निकल फॉल आता है, जैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल अपडेट ऑटोमेटिक देते हैं, वो आपका ना स्कैनर का काम करता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ऐसे बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे कि वो सिर्फ यही अफवाह फैलाते हैं कि ये स्टॉक 200 पॉइंट फॉल जाने वाला है। बस वो तो मेरा इंडिकेटर का काम करता है। सबसे अच्छा मेरा आरएसआई या मूविंग एवरेज तो वही लोग है, सारे इंडिकेट वही करते हैं ये 200 स्टॉक फॉल आने वाला है, बस अपना वो रडार में आ जाता है कि भाई 200 फॉल तो आएंगे नहीं, टेक्निकल फॉल है, एक किसी चीज की लिमिट होती है। तो आपको वो हमेशा माइंड में ध्यान रखना है। ठीक है निशांत भाई, और एक पूछना था। हम्म। ये लास्ट वीक में थोड़ा माइनर करेक्शंस और या थोड़ा पैनिक था। निफ्टी बहुत हाई कर चुका था। एक स्टॉक ट्रैक कर रहा था, बीएल का। हम्म। ठीक है, वहां पे
कितने भी ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, मुझे लग रहा था कोई इंटेंशनली वो सेल करके नीचे ही दबा रहा है। वो क्या, आई मीन टेक्निकली कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं वहां पे कि कोई वो स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहे, वो उसी लेवल पे 176 या 178 स्पॉट में वो जबरदस्त सपोर्ट था, उसको मेंटेन कर रहे हैं, जी। बट ऊपर जाने नहीं दे रहे। तो आप एक काम तो करिए। उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? ठीक है, आप उसे चार्ट को ओपन करिए, 2 से 3 टाइम फ्रेम में उस चार्ट को देखिए। आपको एक कौन सा आपने बताया? बीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा ठीक बीएल। है, मैं ना क्लास के बाद मैं उसे ग्रुप में डिस्कशन करता हूँ इसके बारे में। और अगर मुझे, मैं चार्ट ड्रा करता ठीक हूँ है, उसमें मुझे क्या नजर आ रहा है मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ठीक है निशान भाई। नहीं, मैं जो एग्जांपल दिया इस बारे में, वो हम्म जो इन्वेस्टर्स है, अर्ली अडॉप्टर से आपने बोल रहे थे कि बॉटम कैच करते हैं बोल के, हम्म अच्छा मल्टीपल सपोर्ट लाइंस मिल गया तो हिस्टोरिकली बीएल का चार्ट देखूं तो 176 178 पे बहुत सारे टाइम पे वो रिवर्स हुआ है। ठीक है, तो वहां पे सॉलिड सपोर्ट मान रहा था, वो स्टिल होल्डिंग। हम्म बट कितनी बार भी ट्राई कर रहा है वो जिगजैग पैटर्न आप लिखे ना वहां पे, हम्म। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या अक्यूमुलेशन मान सकते हैं या वो बॉटम मान सकते हैं, नहीं तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं, कैसे वो इंटरप्रेट कर सकते हैं या कंसिडरेशन कैसे आता है वहां पे? वो तो चार्ट देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इसके क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, और ठीक है, एक बार ठीक फिर है, से मैं ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। इनोवेटर्स जो ट्रेडर होते हैं वो हमेशा बॉटम पे कैच करते हैं, और मैं आपको बॉटम पे कैच करने का आइडिया बता चुका हूँ। सिर्फ टेक्निकल फॉल किसी भी स्टॉक में आता है वो आपके वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। जो भी पैटर्न आते हैं डाउन ट्रेंड के, वो आपके जैसा ही वो उन्होंने ब्रेकआउट डाउन दिया, आपका कैलकुलेशन आ जाना चाहिए कि ये स्टॉक इतने तक फॉल आएगा, और उस लेवल वो आएगा भी। ठीक है। फिर उस लेवल पे 1 या 2 दिन आपका होल्ड देगा, उसके बाद वो ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट हम्म, करेगा, वहां पे वॉल्यूम, जो बाइंग वॉल्यूम है हम्म, वहां पे स्टार्ट हो जाती है। बस ये इंडिकेट हम्म, आपके लिए काफी है कि यहाँ पे आप इनोवेटर ट्रेडर बन सकते हैं, आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाय हाँ, कर हाँ। सकते हैं। बॉटम ठीक कैच है, करने ठीक का है। सबसे बेस्ट तरीका ये है इनोवेटर्स के लिए। वॉल्यूम और हम्म वो 2-3 दिन या जितने भी टाइम वहां पे स्पेंड करके वो अच्छा वॉल्यूम आता है, वहां पे रिवर्सल का सिग्नल आ जाता है। हम्म। ठीक है। और और वहां पे, हाँ, बोलिए बोलिए, ठीक है। हाँ बोलिए, मैं बोलता हूँ जो आप बोल रहे नहीं, थे। वहां पे चैट पे भी प्रबोध लिखे हैं, इफ यू चेक एमएससीडी यू विल गेट द आंसर लोअर लो इन एमएससीडी बोल के, हम्म वो भी, हाँ ठीक है, वो भी अप्लाई होता है वहां पे। हम्म। ठीक है। तो और इसके बाद हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, जो ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा फेस ये होता है इनोवेटर्स के लिए। स्टॉक जब फॉल आता है तो उनका जो प्रीमियम होते हैं वो अपना डिक्रीज हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा उनका ये रहता है कि सपोर्टेड, अगर स्टॉक अगर 1200 पे ट्रेड कर रहा है, वहां से कोई डाउन ट्रेंड का पैटर्न बना, वहां से स्टॉक फॉल आती है, वो 1130 लेवल पे आती है, तो 1140 का एटीएम बाय कर सकते हैं कि चलो अपना तो ऑलरेडी स्टॉक फॉल फॉल आ चुका है, और यहाँ पे एक बॉटम सपोर्ट ले लिया है, तो क्यों क्यों ना हम यहाँ से एक ऑप्शन का कॉल ले ले, क्योंकि ऑप्शन में तो अपना जो भी रहेगा रिस्क लिमिट रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन जो रिवार्ड रहते हैं ना वो बहुत बड़े हम्म, होते हैं। सपोर्ट डेट की 1130 तक गया स्टॉक, हमने 1140 का कॉल बाय कर लिया, उसके बाद ये स्टॉक अपना अप ट्रेंड में आ गया एक्मुलेशन फेस में, और वहां से बीओ देकर ये ऊपर चला गया 1200 लेवल पे। तो ऑलमोस्ट अपना जो 1140 का जो कॉल था, जो 20 रुपए पे बाइंग थी, ये 60 पॉइंट अगर ऊपर गया तो अप्रोक्स अपना 50 पॉइंट तो इस ऑप्शन कॉल में और ऐड होगा। तो अगर ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको लो प्रीमियम में एक अच्छा कॉल मिल जाता है, और वो इसको यहाँ पे ऐड करके अच्छा ठीक है। पैसा अर्न कर सकते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए। हम्म, क्योंकि इन्वेटर्स के लिए रिस्क ठीक तो है। होता है, लेकिन सारे लोग के लिए बेनिफिट होता है। बशर्ते आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपने राइट बॉटम को कैच किया या नहीं। अगर आपने राइट बॉटम को कैच नहीं किया तो यहाँ से स्टॉक और फॉल आएगी, आपके लॉस के चांस और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
तो जब भी चार्ट को स्टडी करनी है, केयरफुली स्टडी करनी है। कि आपने तो चार्ट पैटर्न पढ़ा होगा कि हाँ, ये यहाँ से एचएनएस बनता है तो इसका टारगेट कितना आएगा, पोलैंड फ्लैग का टारगेट कितना अप्रोक्स आएगा। आप लोगों ने चार्ट पैटर्न में पढ़ा था ना ये? हाँ हाँ, पढ़े पढ़े, हाँ। हाँ, तो बस आपको यही उस स्टडी को अब यहाँ पे अप्लाई करना है कि जब भी जो आपका टारगेट था उसमें सिर्फ आप 80% टारगेट की उम्मीद रखना। क्योंकि यहाँ पे सारे लोग चालाक हो गए हैं ना, सारे लोग 100 जान गए कि यहाँ से इतना का टारगेट आता है, तो वहाँ पे जाता ही नहीं, बहुत कम जाने का चांस रहता है। और एक्मुलेशन पहले से 80% से ही एक्मुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि कभी भी 100% टारगेट की उम्मीद नहीं रखना है टेक्निकल फॉल में। 80% का टारगेट आए, अपना बुक करके वहां से निकल जाना है। हम्म। किन्हीं को आइडिया है रेनको चार्ट के बारे में? कुछ भी आपको जो पता है आप बता सकते हैं। राजेश सर? नहीं, नहीं नहीं पता है। सुरजीत सर आपको? सुरोजित सर एंड प्रबोध, नहीं, चैट में नो बता रहे हैं। ओ अच्छा, मोहन सर? निशांत जी इतना पता है कि जो अपना अपने कैंडल चार्ट में कैसे उसका फॉर्मेशन कैंडल में होता है, हम्म। लाइन चार्ट में कैसे उसका फॉर्मेशन लाइन फॉर्मेट में होता है, रेनको में उसका पैटर्न कुछ अलग होता है, मतलब उसका डिजाइन कुछ अलग शेप में होता है, पर ओ, वो कैसे उसे रीड करना है वो नहीं पता। चलिए बहुत इजी एक है। बॉक्सेस टाइप में होते हैं उसमें। हम्म। चलिए देखिए, गुरविंदर जी आपको कुछ आइडिया है? नहीं यार, नहीं, चलिए चलिए, नो तो आइडिया। देखिए रेनको की जो कहानी है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कैंडल भी अपना आया जापान से, रेनको भी आया जापान से। तो अप्रोक्स 1680 ईस्वी यानी 17वीं शताब्दी में जो जापानीज जो ट्रेडर थे, जो चावल के जो चावल की जो बिजनेस करते थे, तो उनको पहले काउंटिंग में प्रॉब्लम होती थी। तो चलो, अगर पहले जमाने में बैलगाड़ी चलती थी तो 10 बोरा यहाँ पे चावल भेजना, 10 बोरे कहीं और भेजने, दूसरे सिटी में भेजने। और उस बहुत सारे सिटी से फार्मर लोग अपने अपने गांव से लाते थे गोदाम में बेचने के लिए, मार्केट में आते थे बेचने के लिए। तो कोई अगर सेठ साहूकार अगर उसको बाय करता था, फिर उस चावल को सेठ ने बाय किया, उसको वो गोदाम में रखता था। तो गोदाम में तो एक काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी। तो वहां पे वो उसको काउंट करने के लिए उसके पास एक मेथड नहीं था। तो वहां पे उन्होंने एक मेथड निकाला कि
जो उनकी जो क्वांटिटी थी वो 100 बोरा था, ठीक है ना। तो जो भी वहां पे आया क्वांटिटी, तो वो गोदाम में आता था, तो उनके जो वर्कर होते थे वो इस टाइप से वो इसमें वो इस प्रकार से नहीं, वो ईंट रखते थे। ऐसा ये ईंट हो गया ना, उसके ऊपर एक और ईंट रख दिए, उसके बाद वो एक और ईंट रख दिए। फिर इसके बारे में डिटेल में जाएंगे, अभी एक लॉजिक से इसे समझ रहे हैं। वो सारे कैंडल बराबर होते हैं, ये ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पे वो एक ईंट को रखते जाते थे, अगर 100 बोड़े हैं तो वो इसे काउंट करने के लिए वहां पे ईंट रखा रहता था, और वो उसे एक एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट को रखते थे, जिससे उनकी काउंटिंग में इजी हो और वो आराम से काउंट कर ले कि कितने हमारे पास आए हैं। ठीक है, उन्होंने गोदाम में माल को रख दिया। अब उसके बाद उनको यहाँ गोदाम से माल को सेल भी करना है, तो यहाँ से ये वो करते हैं कि यहाँ से फिर वो इस ईंटे को हटा देते हैं। फिर उसके बाद फिर ईंटे को वहां से निकाल कर फिर कहीं और रख दे, वो एक और ईंटा हटा देते हैं। इस कंटिन्यू सीरीज में उस ईंटे को ऊपर रखें, एक ईंटे के ऊपर दूसरे ईंट को रखें, दूसरे ईंट के ऊपर तीसरे ईंट को रखें, ऐसा वो कंटिन्यू 100 तक चलेंगे। उसके बाद उनको वहां से 50 बोरी गेहूं दूसरे कस्टमर को सेंड करना है। तो वो गोदाम में गया, तो उसके जो एम्प्लॉय लोग थे उन्होंने बोला कि चलो 100 का तो मैंने पहले काउंट कर लिया, एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट को रख कर। और वो ऐसा कंटिन्यू 100 ईंट तक वो करते हैं। उसके बाद उनको ईंट को वो उस वहां से गोदाम से चावल की बोरी को देना था। तो यहाँ पे वो ईंट को एक एक ईंट को वहां से हटाते हुए जाते हैं, और ये कंटिन्यू 50 ईंट तक वैसे ही करेंगे, क्योंकि उनको 50 बोरी जो चावल के जो बोरे हैं वो किसी और को देने हैं। तो वो सिंपली कि ये 100 अगर यहाँ पे अगर बॉक्स बनाते हैं, तो ये ईंट की जो बॉक्स बनाते हैं वहां से उन्होंने 50 हटा दिए हैं, तो उनके पास टोटल जो बचे वो 50 बचे। तो सिंपल यही है कि अगर तो रैंको चार्ट इसी बेस पे बना है, उनकी काउंटिंग में प्रॉब्लम ना हो, उनकी काउंटिंग इजी हो। तो वो इस तरीके से हमेशा ये ग्रीन रहेगा। हाँ, और जो कैंडल के जो साइज होते हैं वो हमेशा एक होते हैं। आपको रेंको चार्ट में ये भी मिलेगा कि दो ही कैंडल एक जगह, इससे आपको कभी नहीं मिलेगा। ये जो कैंडल है ना, इस तरीके से आपको दो कैंडल नहीं मिलेंगे। इसके पीछे रीजन है, वो मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताता हूँ। इस टाइप से आपको कभी नहीं मिलेगा। जब भी रैंको मिलेगा तो आपको फिर आपको मिलेंगे ये आपको इस टाइप के मिलेंगे। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो जो रैंको होता है वो आपका प्राइस बेस होता है, ये टाइम बेस नहीं होता है। आपका जो गन होता है वो आपका टाइम बेस पे होता है, प्राइस बेस पे उसको नहीं होता है। लेकिन अगर रैंको की बात करें तो ये सिर्फ प्राइस बेस की बात करता है, इसमें टाइम बेस की बात नहीं होती। मैं इसे आपको चार्ट पे बताऊंगा, वहां पे क्लियर होगी। पहले मैं चार्ट पे लाता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ।
हाँ, एक्चुअली आपने कैंडल स्टिक में देखा होगा पिन बार बनते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पे पिन बार बन रहा है, मैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करूँ, सपोर्ट किस प्रकार से ड्रा करूँ। लेकिन इसमें ना अपना रैंको में होता है, ये सब कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक बॉक्स बनाता है, ना ही इसमें पिन बार होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता है अदर जो कैंडल में होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता है। और ये फुल्ली ये प्राइस सिस्टम को ही फॉलो करता है, सिर्फ एक ही पैरामीटर पे ये काम करता है जो कि आपका प्राइस है, टाइम को इसमें कभी इंक्लूड ही नहीं करते हैं। ये हो गया अपना रैंको। निशांत भाई वो चार्ट को बड़ा कर दीजिए, वहां पे राइट साइड में क्लिक करके पॉप आउट कर सकते हैं। हाँ, वो मैं कर दे रहा हूँ। शायद जीरोधा आज कुछ ज्यादा ही स्लो काम कर रहा है, संडे को उसका, सैटरडे संडे। ये आ गया रेनको चार्ट अपना। तो इसमें ये जो टाइम फ्रेम होता है इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको यूजफुल यहाँ पे होगा। पहले इसे हम सेटिंग करेंगे, जो ये बॉक्स होता है इस बॉक्स को हम एक सेटिंग करेंगे। ये जो बॉक्स होती है ये अपना प्राइस बॉक्स होती है।
ये जो बॉक्स बने हैं ना, ये सारे बॉक्स सेम प्राइस को इंडिकेट करते हैं। अगर इनकी अगर वैल्यू यहाँ से 10 रुपये सेट किए हुए हैं, ये जो जो भी ये बॉक्स बन रहा है, ये सिर्फ 10 रुपये को इंडिकेट कर रहे हैं, 10 पॉइंट को। ना कोई 12 रुपये को इंडिकेट कर रहा है, ना कोई 5 रुपये को। ये जो भी है ना, इसमें एक बॉक्स की वैल्यू 10 रुपये है। ये आपको सेट करने पड़ेंगे कि आप रेनको में कितने प्राइस को यूज करना चाहते हो। जैसे सपोर्ट डेट अभी आपको यहाँ पे क्लियर होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सपोर्ट डेट की अगर 1 घंटे टाइम फ्रेम का यूज यहाँ पे करते हैं निफ्टी में, CMP है 10,000। यहाँ पे मैंने रेनको में सेटिंग किया 50 पॉइंट का। जो जो बॉक्स बने हैं वो उसका जो सेटअप है मैंने 50 पॉइंट्स का रखा है। यानी अब जो भी बॉक्स बनेगा वो 50 पॉइंट्स का बनेगा। अब यहाँ पे निफ्टी 1 घंटे में 10,200 आया फर्स्ट केस। तो यहाँ पे आपका जो चार्ट बनेगा, ये आपका जो रेंको चार्ट था ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ था। निफ्टी CMP 10,000 था, यहाँ से 10,200 बनने का जो प्रोसेस है वो देखेंगे। हमारा जो सेटअप था वो 50 पॉइंट्स का था और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे 1 घंटे का सेट किया। तो अगर इन केस फर्स्ट केस में देखेंगे, ये आपको नोट करना पड़ेगा। CMP हमने लिया था 10,000, TF यानी टाइम फ्रेम 1 आवर, रेनको बॉक्स साइज 50 पॉइंट्स। ये 10 बजे लेते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट डेट की 10 बज रहे हैं और अभी CMP 10,000 है। तो अगर ये 10 से 11 बजे तक निफ्टी आया 10,148, 11 से अपना 12 बजे तक जो निफ्टी का मोमेंट आया वो 10,136, 12 से लेकर 1 PM तक निफ्टी का मोमेंट आया 10,176, 1 से 2 PM तक पहले। अब यहाँ देखना है, हमने बेस लिया था CMP उस समय 10,000 चल रहा था। 1 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम रखा और रेंको जो बॉक्स साइज है उनकी जो साइज है वो 50 पॉइंट की है। यानी जो भी बॉक्स बनेंगे यहाँ पे वो अपना 50 पॉइंट का बनेगा।
तो अब यहाँ पे टाइम पे आते हैं। ये आप टाइम जरूर नोट करना अभी आप लर्निंग के लिए। तो 10 से अगर 11 देखते हैं तो CMP 10,000 थी, वो 10,148 आया। तो ये कैंडल ऑलरेडी बना हुआ है आपका। तो यहाँ पे देखेंगे ये अपना जो मोमेंट आया है ये 48 पॉइंट का आया है। अपना जो रेंको जो बॉक्स साइज है वो अपना 50 पॉइंट का है। तो यहाँ पे कोई भी बॉक्स आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे आपका कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा। सेकंड सेशन में 10,136 आता है। दस हजार एक सौ छत्तीस आता है। फिर यहाँ पे एक कोई भी बॉक्स नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे ओनली प्राइस को ही देखेंगे, यहाँ पे टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। अगर 50 पॉइंट की मूवमेंट आती है, हमने रेंको बॉक्स का साइज 50 पॉइंट रखा है, जब तक ये 50 पॉइंट की रेंज नहीं आता है तो ये बॉक्स नहीं बनेगा। सपोज डेट कि 10,156 अगर निफ्टी हाई भी बनाता है, उसके बाद क्लोजिंग 10,48 पे देता है, तो नहीं, अपना जो क्लोजिंग 1 घंटे में होना चाहिए, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम 1 घंटे का लिया है। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग आना चाहिए वो आपका 10,150 से अबव आना चाहिए। मिनिमम 10,150 नहीं, 10,050। तो थर्ड आवर में देखेंगे 12 से 1 बजे के बीच में कि 10,176 अपना आता है। सॉरी, ये सिर्फ 10,000। अब सही है। तो ये 10,048 बना। तो यहाँ पे 50 पॉइंट का मोमेंट नहीं आया क्लोजिंग बेसिस पे, तो बॉक्स नहीं बनेगा। 10,036 आया, ये भी क्लोजिंग बेसिस पे 50 पॉइंट नहीं आया, नहीं बनेगा। 10,076 आया, तो यहाँ पे अपना एक बॉक्स यहाँ पे ड्रा होगा 50 पॉइंट का। फिर देखेंगे 10,140 आया, तो 10,000 यहाँ पे 76 को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 10,050 को ही कंसीडर करेंगे इस चार्ट में। यहाँ 10,000 से ये 10,000 से 10,050 बना। अब जो मूवमेंट बनेगी 10,000 से 100 के बीच में, तो यहाँ पे 10,076 आया, फिर यहाँ 10,140 आया। तो जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा उस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एक 50 पॉइंट का फिर अगेन कैंडल बनेगा, 10,100 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। जो ये कैंडल है, दस हजार एक सौ को प्रेजेंट करेगा यहाँ पे। उसके बाद 10,140 को ना लिखकर सिर्फ हमने वहां 10,100 का बनाया है वहां पे। उसके बाद जो 2 से 3 PM के बीच की जो मूवमेंट है वो 10,170 है, यानी कि 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हमारी क्लोजिंग है, लेकिन उसे हम ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारी बॉक्स की साइज है वो सिर्फ 50 पॉइंट को ही एडजस्ट करता है। तो इसके बाद फिर एक और अपना यहाँ पे कैंडल, ये रेनको बॉक्स यहाँ पे बनेगा 50 पॉइंट का। को आज जो हमारी जो रेनको की जो रेंज आई वो आई अपना 10,150। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 ही कैंडल यहाँ पे बना। ओनली यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लिया 5 घंटे का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया, जिसमें हमने 5 सेशन को इसमें डिवाइड किया। 10 से 11, 11 से 12, 12 से अपना
1 PM, 1 से 2 PM, 2 से 3 PM। तो यहाँ पे जो हमारा जो डिवाइड था ये 5 सेशन था, यानी आप जो अगर हम कैंडल पैटर्न पढ़ते तो यहाँ पे अपना एक 5 कैंडल बनना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेनको कंसेप्ट इसमें सिर्फ अपना 3 ही कैंडल इसमें फॉर्म हुआ, क्योंकि इसकी जो क्राइटेरिया थी आपने पहले यहाँ पे राइट कर ली कि जो इसका फ्रेम होता है रेनको बॉक्स साइज आपने 50 पॉइंट कर लिया। आप इसको अपने अनुसार एडिट भी कर सकते हो, आप इसको 20 का भी ले सकते हो, 30 का ले सकते हो, 75 का भी ले सकते हो, 100 का भी ले सकते हो, वो आपके पोजीशन लेने के ऊपर है। तो हमने एक बेसिक रखा 50 पॉइंट का। तो जब तक ये 50 पॉइंट नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी ये 10,048 ना होकर 10,050 हो जाता ना, तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स बॉक्स ये बन जाता। लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट कम आए तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया 50 पॉइंट को, क्योंकि कैंडल में तो ये होता है कि आपका कोई कैंडल बड़ा हुआ छोटा हुआ, लेकिन रैंकों में सिंपल है कि जो ईंट की साइज होती है जिससे मकान बनता है, सारे ईंट की साइज अगर आप मंगवाओगे तो सारे ईंट की साइज सेम होती है। लेकिन अगर आप टाइल्स लाते हो तो टाइल्स बहुत सारे साइज में आते हैं, लेकिन जो ईंट का जो जनरल साइज होता है वो सिंपल एक ही होता है। तो रैंकों में भी यही है, आपने ऑर्डर किया कि नहीं जो मेरा जो साइज होना चाहिए बॉक्स का वो 50 पॉइंट का होना चाहिए, तो रैंको भी सेम यही बताता है कि जो आपके इसमें जो जो रेंज है आपकी ये सिर्फ 10 पॉइंट की रेंज है। आपको इसमें रेंज सेटअप का भी यहाँ पे ऑप्शन देता है। ये है रेंज आपका 8.122। अगर हम यहाँ पे 20 पॉइंट का अगर सेटअप करते हैं तो इसमें जो भी अपना बना है वो 20 पॉइंट को रेंज को शो करेगा। ये देखिए जो भी इसमें बनेगा वो अपना 20 पॉइंट का बॉक्स बनेगा। अगर 20 पॉइंट का अगर नहीं बनता है तो वो आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये टाइम फ्रेम का कुछ भी यहाँ पे काम नहीं है। अगर 15 मिनट का आपने टाइम फ्रेम लिया, अगर 15 मिनट में ये स्टॉक सिर्फ 15 पॉइंट के ही अगर अंदर मूव करता है, ये जो बॉक्स साइज है ये सपोर्टेड हमने 15 पॉइंट का लिया, अगर इस बॉक्स साइज अगर हमेशा 1 घंटे तक ये 14 पॉइंट के ही अंदर मूव करता है तो एक भी बॉक्स इसमें नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमेशा हर एक 15 मिनट पे ये 16 पॉइंट के अगर या 15 पॉइंट मिनिमम 15 पॉइंट का अगर मूव दे रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, हाई कितना भी हमारे ये मैटर नहीं करता, हमें क्लोजिंग देखना है कि ये क्लोजिंग होने के बाद इसमें 15 पॉइंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर हमने 15 पॉइंट का लिया है तो, अगर मैंने 30 पॉइंट का लिया है तो ये क्लोजिंग बेसिस पे 30 पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है हमें ये देखना है। अगर नहीं आता है तो वो रैंको बनेगा ही नहीं। हाँ लेकिन अगर आता है तो वो रैंको बनेगा। अगर मैंने 15 मिनट कर लिया टाइम फ्रेम, अगर इस 15 मिनट में अगर 60 पॉइंट मूव करता है और हमने 15 पॉइंट की बॉक्स हमने सेटअप किया तो यहाँ पे 4 चार्ट बनेंगे, ये 4 बॉक्स बनेंगे रैंकों में। अगर नहीं बनेगा, अगर ये 2 दिन तक भी नहीं बनेगा तो ये रैंको एक भी चार्ट नहीं बनाएगा। तो आपका जो टाइम है ना वो टाइम को कभी ये रिस्पेक्ट नहीं देगा, इसमें टाइम को लेना ही नहीं है आपको। आपको जब भी इसमें देखना है तो इसमें टाइम वैल्यू रहती है, प्राइस वैल्यू रहती है, टाइम वैल्यू नहीं रहती है। तो रैंको का जो आविष्कार हुआ जहाँ कैंडल पैटर्न का भी आपका जापानीज लोगों ने किया, रैंको का भी किया। इसकी कहानी आपने जानी कि इसका इनोवेशन कैसे हुआ। और इसका जो कंसेप्ट है फुली प्राइस बेस पे है। जो इसका ब्लॉक बनता है, जो बॉक्स बनता है वो प्राइस को इंडिकेट करता है, ना कि टाइम को। इसमें टाइम की कभी लिया ही नहीं जाता है। अगर रियल लाइफ में अगर देखा जाए, अगर रियल ट्रेडिंग में देखा जाए तो सिर्फ टाइम फ्रेम इसमें 15 मिनट 20 मिनट जो रहता है वो आपका काम नहीं करेगा अगर प्राइस मूव नहीं करेगा तो। आपने 1 घंटा का टाइम फ्रेम लिया, 1 घंटे में निफ्टी में 50 पॉइंट का मोमेंट आया ही नहीं तो बॉक्स आपका बनाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको एक भी बॉक्स यहाँ पे बना हुआ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको कैंडल पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर आप रैंको देखते हो तो आपको रैंको जिस हिसाब से आपने सेटअप किया उतने पॉइंट के मूवमेंट आने चाहिए। रैंको चार्ट का एक मेरिट ये है आपका कि अगर आप कैंडल स्टिक देखते हो तो उसमें पिन बार बनते हैं तो आप कंफ्यूज कर जाते हो।
लेकिन इसमें कुछ भी पिन वार नहीं बनते, ओपन हाई लो क्लोज कुछ नहीं। इसमें सिंपल सा आप देखोगे तो आपकी जो क्राइटेरिया है, अगर 50 पॉइंट बनाया तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट 50 पॉइंट का ही बनाएगा। आपने 50 पॉइंट का बॉक्स बनाया है, अगर आपकी मोमेंट यहाँ पे 90 पॉइंट की आती है तो ये 50 पॉइंट का एक अलग और 40 पॉइंट का अलग नहीं बनाएगा, ये ओनली एक ही बनाएगा आपका 50 पॉइंट का बॉक्स। ये आपने बनाया तो आपकी जो बनाएगी ये सिर्फ आपने ये सपोज दैट ये 50 पॉइंट कर लिया है, इसमें 90 पॉइंट के मोमेंट आए तो सिर्फ आपका एक ही कैंडल बनाएगा 50 पॉइंट का, जब तक आप इसके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हो। अगर आपकी 99 भी हो गई ना तो सिर्फ ये 50 पॉइंट का ही एक बनाएगा, क्योंकि आपकी 99 है यानी 49 1 पॉइंट आपके घट रहे हैं तो ये कभी भी दूसरा बॉक्स नहीं बनाएगा। इसमें पिन वार ये सब नहीं होते हैं, ये सिंपल चार्ट है। आप इसको ट्रेंड डिसाइडर चार्ट भी नहीं बोल सकते हो। ये नहीं कि यहाँ से ये रेड आई तो नहीं मार्केट तो डाउन फॉल साइड आ रही है, मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, नहीं आप डिसाइड नहीं कर सकते हो इससे कि मार्केट ट्रेंड, क्योंकि ये तो सिर्फ पॉइंट के मोमेंट्स ये बताती है कि आपको कहाँ क्या करना है। आपका बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट रेंज को ये इंडिकेट करता है विदाउट पिन बार। अब इसे बोलेंगे कि इसमें कौन सा स्टॉक को बाय करें, कौन से स्टॉक को सेल करें, तो नहीं, ये आपको यहाँ से कभी क्लियर पता नहीं चलेगा कि किस स्टॉक को बाय करें किस स्टॉक को सेल करें। अपना रेंको का सिंपल सा फंडा है कि जहां से रेड स्टार्ट हो सेकंड कैंडल से सेलिंग स्टार्ट कर दो आप, जहां से ग्रीन अपना स्टार्ट हो उस सेकंड कैंडल से आप बाय स्टार्ट कर दो। मैं बाय सेकंड कैंडल से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप यहाँ देखो कि एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल बनाया है तो यहाँ से अगर बाय अगर सेल करते तो हम इजीली ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे रेड बनाया तो अगर हम यहाँ से सेल करते तो इजीली ट्रैप हो जाते हैं। तो जब भी हमको सेल करने हैं तो सेकेंड कैंडल से सेल करने हैं, जब भी बाय करने हैं तो हमें सेकेंड कैंडल से बाय करने हैं। सपोज डेट यहाँ पे एक ही कैंडल बनाया और सेकेंड नहीं बनाया तो हमें बाय नहीं करने, क्योंकि उसके बाद ये फिर मार्केट फॉल आया है। आप यहाँ पे ये पूछोगे कि इसमें टारगेट क्या होता है, टारगेट प्राइस क्या होता है, तो इसमें टारगेट प्राइस नहीं होता सिंपल। इसमें टारगेट प्राइस वो होता है जहां ट्रेंड रिवर्सल होता है। आपने इस कैंडल से बाय किया, आपकी मार्केट ऊपर गई कंटिन्यू, उसके बाद रेड बनाई, अगर सेकेंड रेड बनाती है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, अगर सेकेंड रेड नहीं बनाई फिर से ग्रीन बन गई तो कंटिन्यू मार्केट में आप रहो। सिंपल सी इसका लॉजिक यही है। अगर ज्यादा डिटेल में जाओगे आप कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे एग्जिट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे सेकेंड कैंडल नहीं बनाया। इसके बाद कंटिन्यू फिर मार्केट ऊपर गया, उसके बाद अपना एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद सेकेंड रेड कैंडल बनाया, यानी कि आप यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। हमारी एंट्री थी 1515 से 1517 रुपये से, ये यहाँ तक आपका कंटिन्यू 1899 यानी 1999 मतलब 1900 लेवल तक आपका आया। तो अप्रोक्स आपका 400 पॉइंट की रैली इसमें आई, और उसके बाद सेकेंड में आपका आपने 1840 पे एग्जिट कर लिया, यानी 400 पॉइंट की रैली आई और आपने 360 पॉइंट का 340 पॉइंट का आपने प्रॉफिट बुक किया और वहां से निकल गया। तो रेनको में ये कभी नहीं कह सकते कि रेनको में टारगेट आप इतना प्लेस करोगे, आपकी बॉटम ये है, इसमें कभी नहीं है। रेनको का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आपको बाय सेकेंड कैंडल से करने हैं और सेल भी सेकेंड कैंडल से करने हैं। तो एक और रेनको के बारे में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि रेनको का जो खोज हुआ था वो जापानीज लोगों ने किया था। ये फुली जो इसका जो ब्लॉक है, जो बॉक्स बना, ये प्राइस पे डिपेंड करता है ना कि टाइम पे। इसमें टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें सिंपल हम प्राइस को देखेंगे जो अपना बॉक्स बन रहा है। ये नॉइस लेस चार्ट होता है, कहने का मतलब ये है कि ना इसमें पिन बनता है और ना ही फालतू का कैंडल बनते हैं। जैसा रेंज बाउंड में अगर कोई स्टॉक रहता है तो आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज किया सिलेक्ट किया तो हर एक 15 मिनट पे आपको एक कैंडल वो बना ही देगा, चाहे मार्केट में मूव आए या ना आए, डोजी बना दे, कोई भी कैंडल बना दे, लेकिन वहां पे बना देगा। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर 15 मिनट का आपने टाइम पीरियड लिया, आपका ये क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता तो यहाँ पे एक भी कैंडल नहीं बनेगा।
वो बाद में वो कैंडल बनेगा जब वो क्राइटेरिया फिल करेगी। तो अगर आप देखोगे चार्ट ओपन करके तो जो हर एक कैंडल के बीच में टाइम डिफरेंस अच्छा खासा मिलेगा आपको। देखो यहाँ पे 13:30 में भी ये कैंडल बना है और 13:30 में भी ये कैंडल बना है, यानी 1:30 में ये कैंडल बना और ये भी 1:30 में कैंडल बना है, यानी एक 15 मिनट आपका एक ही टाइम पे दो दो कैंडल बना है। और यहाँ हमने टाइम फ्रेम लिया है 15 मिनट। अगर कैंडल को अगर फॉलो करेंगे तो इसके हिसाब से सिर्फ यहाँ पे एक ही कैंडल बनना चाहिए 15 मिनट में, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट में ही दो कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। ये मे भी 15 मिनट में ये 10 कैंडल भी बना दे और 15 मिनट में क्या ये 2 दिन में भी एक कैंडल ना बना पाए, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना 50 पॉइंट की जो आपने डिसाइड कर रखा है, वो जब तक उसको फॉलो नहीं करेगा उतना हिट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं देगा, ये कैंडल नहीं बन पाएगा आपकी। उसके बाद इसमें यह भी पता नहीं लगेगा कि अपना बाय कहाँ पे करने हैं सेल कहाँ पे करने हैं, क्योंकि आप ये मैं नहीं बता पाऊंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा। आपको बाय यहाँ पे करने हैं सेकेंड कैंडल से और प्रॉफिट बुक करने हैं यहाँ से, और सेकेंड कैंडल पे ही आपको प्रॉफिट बुक करके और मार्केट को फिर सेलिंग जोन में आपको ट्रेड करने हैं। तो निशांत भाई कुछ साइजिंग का रिकमेंडेशंस या कुछ कंडीशंस है साइजिंग का? आप निफ्टी का 50 पॉइंट्स एक कैंडल्स का सेटिंग बता रहे हैं, तो किसी और स्टॉक कर लिया तो कुछ रिकमेंडेशंस है, फॉर्मूला है साइजिंग करने के लिए? देखिए एक्चुअली मैं तो रैंको यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे रैंको से सबसे बेटर ये लगता है कि आप अगर नेक चार्ट को अगर स्टडी करते हो, मैं तो इंडिकेटर को भी यूज नहीं करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ओके तो ओके। मैं बता रहा हूँ कि रैंको सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रैंको आप भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये ठीक है, इसमें हाँ ये हाँ। इतने बोरिंग जो चार्ट है ना, बहुत बोरिंग चार्ट है। अगर स्टॉक में अगर मूव नहीं है, जैसे आपने बेल का बारे में बोला, बेल को अगर आप सेटअप करोगे ना तो आपके रैंको चार्ट मिलेंगे बहुत लो मिलेंगे। अगर आपने 4 पॉइंट की मूवमेंट सेट कर दी और उसमें 2 पॉइंट के मूवमेंट आ रहे हैं तो वो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो उसमें आपको रैंको के लिए आपको बेल में आपको 0.5 का 0.2 का ऐसा आपको प्लॉट करना पड़ेगा। हम्म। आपको पहले ये हम्म। देखना है कि उसकी रेंज बाउंड क्या है, प्राइस एक्शन क्या बोलती है, कि ये कितने पॉइंट का मूव देगा, ये 15 मिनट में कितने पॉइंट का मूव दे रहा है। उस हिसाब से उस कैलकुलेशन से आपको इसमें प्लॉट करने पड़ेंगे। जैसे निफ्टी का आपने लिया, ठीक है, ठीक। डेली का 100 पॉइंट की मूवमेंट है, ठीक है ना। तो आप ये कर लो कि हाँ चलो डेली का 100 पॉइंट का मूवमेंट है, तो हम इसे दो कैंडल चाहते हैं, दो कैंडल से अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे। तो आप 50 पॉइंट का इसमें सेटअप कर लो बॉक्स का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रैंको क्लियर हुआ कि मैं इसका पीडीएफ बना के आप लोग को भेजूं? नहीं, क्लियर हुआ। सुरजित और प्रबोध जी क्या कहते हैं देखेंगे। किन्हीं को प्रॉब्लम है रैंको में? सिरोजीत सर, प्रबोध सर, मोहन राज सर, गुरविंद जी, किन्हीं को प्रॉब्लम? नहीं नहीं, क्लियर है, क्योंकि क्लियर है। बहुत इजी है ये रैंको। जो भी बॉक्स बनेंगे ना, आपने जो बॉक्स इसमें जो आपने फिक्स किया है 50 पॉइंट का 40 पॉइंट का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुरजीत सर, किन्हीं को भी दिक्कत रैंको में? निशांत, ये पूछना था, ये जो हम 50 पॉइंट जो सेट कर रहे हैं, जी। ये अपना मूवमेंट को देख के करें ना, वो कितना मूवमेंट देता है। जैसे बेल जो होता है वो 500 पॉइंट, 50 पॉइंट या 200 पॉइंट बढ़ता है अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ निफ्टी। निफ्टी हम्म। हमारी ऊपर जा रही है, हम्म। तो इसी दूसरे स्टॉक का लेंगे ना। हाँ जी। जैसे आपको तो पहले ये देखना है कि उस स्टॉक में कितने की मूवमेंट आ रही है, ओके। और आपको ये भी देखना है कि आप अगर आपने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है कि 1 घंटे का आपने टाइम फ्रेम लिया, तो आपको तो ये हम्म। देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में इसकी मूवमेंट क्या आती है। अगर ये
आपने ओके। स्टॉक लिया डिश टीवी को, डिश टीवी अप्रोक्स 80 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। डिश टीवी में हर एक घंटे में उसमें 0.2 की मोमेंट आ रही है, 0.25 की मोमेंट आ रही है। तो आपकी जो यहाँ बॉक्स का जो सेटिंग रहेगा वो 0.2 की रहेगी। ओके, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो आपको ये डिसाइड करना है आपको प्राइस बेस पे कि उसकी मोमेंट क्या है। तो ये तो हम निफ्टी से तो रिलेट नहीं कर सकते ना, नहीं नहीं, ये तो स्टॉक की तो। आप किसी भी स्टॉक में प्लॉट कर सकते हो। ये इन्होंने निफ्टी के बारे, राजेश सर ने निफ्टी के बारे में पूछा कि निफ्टी में मोमेंट आती है तो अच्छा मैं इसमें क्या प्लॉट करूँ। तो निफ्टी तो आपका 10,000 का है, उसमें आप 10,000 का 1% हाँ, ठीक। निकालो तो आपके 100 आते हैं। तो आप उसमें 0.5 का रख सकते हो। अच्छा, ठीक है। क्यों, सारे में कंडीशन चेंज हो जाएंगे। वो तो उसका प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें मूव कितना आता है। अगर ज्यादा मूव आता है तो आप उस बेस पे भी रख सकते हो। इसमें कोई भी आइडियल एक नहीं है कि आप इतना रख सकते हो। बहुत सारे में ये आइडियल होते हैं, आइडियल रेशियो होता है, आइडियल पॉइंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी वैसा गोल्डन पॉइंट नहीं है कि हम इसमें प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। हाँ, अगर आपको अगर आइडियल चाहिए तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक होता है 0.8 या 0.2 करके या 0.10 होता है, तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। ओके। 1 मिनट में, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, हेलो। और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम रेनको में, या अभी तक जो हमने स्टडी किया यहाँ तक? ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और कल कुछ फिर समथिंग न्यू सीखेंगे, लर्न करेंगे। और किन्हीं को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं रेनको का भी पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकता हूँ। और जो हम आज मैंने जो पहले साइकिल जो पढ़ा, ट्रेडिंग साइकिल या इन्वेस्टर टाइप, वो मैं सारा सेंड कर देता हूँ आपको पीडीएफ बनाकर। निशान सर, हाँ बोलिए। हेलो हाँ सर, बोलिए। आपने जो ग्रुप में पोस्ट किया था ना बैंक निफ्टी का, तो डाउ जोन्स से थोड़ा कोरिलेट करके दिखाएंगे 2 मिनट में? हाँ जी, अभी ये आप लोग का होमवर्क रहा, आपने याद दिला दिया। ठीक है ना? नहीं देखो, हाँ मैंने स्टडी किया, मैंने पुट कर दिया, क्योंकि हाँ। आज भी लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे जब मैंने ये बात बोली तो। और बहुत भी हंसे हैं ना जब मैं 82। नहीं नहीं, कोई कोई भी बिलीव नहीं करेगा 4,000 5,000 रैली। मेरी जो पुरानी जो टेलीग्राम चैनल है, मैं लिंक देता हूँ, उसमें मैंने ओपनली लिखा था कि निफ्टी की क्या मूवमेंट, मैंने सारे पहले राइट किए थे अपने स्टडी के अनुसार। लोगों ने मेरे ऊपर बहुत हम्म। हंसा। मैंने कभी मैं हम्म। उनका कभी इस बात सीरियस ही नहीं लिया। हम्म। तो फिर मैंने ये लिखा ना, बहुत सारे लोग आज मेरे ऊपर हंसे हैं जो अच्छे अच्छे जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं। तो उन लोगों को ग्रुप में हमारी मीटिंग थी मॉर्निंग में, तो मैंने अपना एनालिस्ट हम्म। वहाँ पे एनालाइज पुट किया कि चलो अपना ये आ रहा है लेवल। फिर वो लोग हंसे, मैं बोला आज आप लोग हंसोगे कल मैं हंसूंगा। और ये तो स्टडी है, राइट ये राइट स्टडी राइट। फेल भी हो सकती हाँ। है क्योंकि ये तो डाटा का गेम है ना। राइट। हम्म। तो टेक्निकल तो हमेशा सही नहीं है, तो फिर भी अपना स्टडी मैंने पुट किया। और होप कि आप लोगों ने असाइनमेंट तो सेंड कर दिया ना सारे लोगों ने। कुछ लोगों का असाइनमेंट नहीं मिला है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सुरजीत सर का मिल गया है। रजत सर आपने सेंड किया? प्रबोध सर, आपका भी असाइनमेंट शायद हाँ नहीं आया सर। है। हाँ, मैं एक्चुअली कल ही मेरा रात को सेंड लेके कर आया दिया था हूँ। लैपटॉप। ओह, आपका हो गया। सुरजीत सर का आ गया, रजत सर का आ गया, मोहन सर आपका?
आपके असाइनमेंट नहीं आई है अभी तक? और सक्सेना साहब का भी नहीं आया शायद। हम्म। सक्सेना साहब यहाँ पे नहीं है। हाँ, अजय जी का भी नहीं आया है, सिद्धार्थ सर का नहीं आया है। तो आप लोग अगर भेजोगे ना असाइनमेंट, तो बहुत सारे असाइनमेंट अभी पेंडिंग है देने को। तो आप लोग जितना स्पीड में काम करोगे वो मैं आपको लाइव मार्केट में लाऊंगा, एक्सेल सीट भी दूंगा आपको, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कैसे ट्रेड कैच करना है वो मैं सारा लाऊंगा। मैं अब एक्टिव हूँ, फुल एक्टिव हूँ। और मैं चाहूंगा जितना स्पीड में सेशन को सही ढंग से एंड करूँ। तो मैं ये सक्सेना सर पूछ भी रहे थे, 2-3 बार उन्होंने कॉल किया कि कब लाइव सेशन में आने हैं। बोले पहले इधर थोड़ा जो बेसिक बचा है उसे कंप्लीट करते हैं, फिर लाइव सेशन में आते हैं। और लाइव सेशन में ही ट्रेंड को कैच करते हैं, इंट्राडे किस प्रकार से कैच करते हैं वो भी अपना सीखना है। ऑप्शन को किस प्रकार से कैच करने हैं, कौन से ऑप्शन को बाय करने हैं, तो बहुत सारे अभी असाइनमेंट पेंडिंग है। तो होप कि आप लोग जितना जल्द असाइनमेंट अपना सबमिट कर दीजिए कि अपना जो भी है आगे का जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ा सके। क्योंकि आप लोग जितना हार्ड मेहनत करिए, मैं रेडी हूँ हमेशा। आप 1 बजे 2 बजे जब भी आप असाइनमेंट नाइट में भी सेंड करिए, मैं चेक कर लूंगा। अगर आप एक्टिव हो मैं भी एक्टिव हूँ, बस आप मेहनत करो मैं भी मेहनत करूंगा। तो अब कि आप कल संडे है, सारे लोग की छुट्टी है, तो आप कल सुबह भी असाइनमेंट बना सकते हो आराम से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नेक्स्ट संडे तक भी आप सेंड कर सकते हो असाइनमेंट, क्योंकि ये असाइनमेंट आएगा तो भी मैं अगला असाइनमेंट दूंगा सारे लोग का आने के बाद ही। हाँ, ग्रुप में थोड़ा पुश करेंगे निशांत भाई। और हम लोग जो भेजे हैं उनका रिव्यू आ गया तो हमको औरों को भी थोड़ा ये मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, निशांत भाई, हाँ हाँ, वो सारे लोग का मेरे रिव्यू आएगा। समझ में। मैं ये सोच रहा था कि अगर सारे लोग का एक बार आ जाता है तो मैं बैठकर सारे लोग का देख लूं। और पॉसिबल हाँ ठीक है। ये ये करिए कि एक ही पीडीएफ में सारा असाइनमेंट को भेजिए, ये नहीं कि 2 चार्ट मैंने बनाया, एक चार्ट बनाया और आज पुट किया। एक ही आपने आपकी जो एनालिसिस है वो आप एक ही पीडीएफ में बुकलेट टाइप का भेजिए, जिस प्रकार से मैं भेजता हूँ ना आप भी उस टाइप से भेजिए। और हर एक का रीजन होना चाहिए कि मैं इसे यहाँ पे क्यों बाय कर रहा हूँ, इसे मैं क्यों सेल कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो सारे रीजन क्लियर होने चाहिए। जो चार्ट पे जो आपने ड्रा किया तो यहाँ से बाइंग लेवल बन रही है, आप उसको हाईलाइट कर देना। अगर आपको आरएसआई से अगर इंडिकेट मिलता है सेल करने का तो आप उसे भी इंडिकेट कर देना, तभी तो मजा आएगा ना कि आपकी क्या वहां पे पकड़ हम्म। है, मेरी क्या पकड़ है। क्योंकि असाइनमेंट एक दूसरे को सारे लोग को मैं शेयर करूंगा, आपके असाइनमेंट प्रबोध सर को दूंगा, सुरजीत सर को दूंगा, मोहन राज सारे लोग को दूंगा। एक दूसरे का असाइनमेंट वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि उनको एक लर्निंग पॉइंट मिलेगी कि हाँ आपकी माइंड सेटअप इसमें कहाँ तक थे, उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। फिर वो बोलेंगे मेरे अनुसार ये होना चाहिए, तो एक बहुत अच्छा वहां पे डिस्कशन हो जाएगा। सही है, सही है। हम्म। तो होप कि आप लोग जितना जल्द सेंड करिए जिनकी बाकी है। और नेक्स्ट संडे को इस पे डिस्कस करते हैं सारे स्टॉक पे जो मैंने दिया है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। हम्म। ठीक है, तो आज का यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। अगर किनको कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो एवरीथिंग ओके। ओके तो यार, कल का क्या प्लान है, हाँ कल का निशांत भाई? मैं आपको लिंक्स इवनिंग में सेंड कर दूंगा, और जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो कल ही कवर करेंगे। अभी के लिए अलविदा। सेम सेम टाइमिंग्स रहेगा ना? हाँ सेम सेम टाइमिंग। टाइमिंग्स रहेगा ना? हाँ मे भी कल लॉन्ग भी ओके, जा सकते हैं। ठीक है। ओके। और टॉपिक्स आप ग्रुप में बता दीजिए, थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हैं। ठीक है, मैं मॉर्निंग में टॉपिक्स बता दूंगा कौन सा टॉपिक्स कल रहेंगे। कुछ टॉपिक को अवॉइड करेंगे कि उनकी कुछ काम नहीं है, और वो आपको पेड सॉफ्टवेयर रहेंगे जैसे निंजा ट्रेडर या, तो वो सब रहेंगे तो ही आप वहाँ पे लर्निंग कर सकते हो। तो और उनका यूज अप्रॉक्स आज खत्म हो चुका है, तो उनको छोड़ेंगे, 1-2 टॉपिक्स को छोड़ेंगे और वहाँ पे न्यू टॉपिक्स को ऐड करेंगे जो यहाँ पे ज़रूरत है। तो किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम तो ठीक नहीं है। होगी? नहीं नहीं, अ, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं रहेगा वहाँ पे। कुछ यूज नहीं है तो उस पे टाइम वेस्ट हम्म। करने का कुछ मतलब नहीं है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, मैं सारे लोग से पूछ लूंगा और उसे वहां से रिमूव करके मैं दूसरे ऐड कर लूंगा टॉपिक्स। निशांत, हाँ जी। निशांत गुरु, ये मैं कह रहा था, अगर कल तुम्हारी क्लास लेट जाएगी हम्म। तो उसको 8 o'clock शिफ्ट कर लो। अगर ज्यादा लेट जाएगी तो अगर लंबा खींचना चाह रहे हो तो, क्योंकि नहीं वो मॉर्निंग मंडे पड़ेगा, मंडे को ठीक है। मैक्स 2.5 आवर्स के क्लास रहेंगे, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है। जो भी टॉपिक्स है सारे निशांत टॉपिक्स। भाई, हाँ बोलिए। ये हम जो हार्मोनिक पैटर्न और आगे कंटिन्यू करेंगे शायद, राइट? राइट। ओके ओके। और जो एकदम स्टार्टिंग में जो ओपन इंटरेस्ट का आपने एकदम हाँ बेसिक हाँ, सा एक ये क्लास लिया था, हम उसे भी ये एडवांस। हाँ, ये तो बचा हुआ है, पूरा ओपन इंटरेस्ट अभी अपना बचा हुआ है। वो मैं पहले ही आपको बोला था कि वो सिर्फ हाँ हाँ। बेसिक थे। तो मैं आप लोग को ये भी बोला था कि आप लोग को एक्सेल सीट मेंटेन करके रखने हैं। कितने लोगों ने मेंटेन बिल्कुल किया है? बिल्कुल। और हाँ, मैंने मेरे किया से है। हो नहीं पा रहा है। क्योंकि एक लोग के पास कोई मिनिमम वन लोग के पास तो मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मैं भी मेंटेन नहीं कर पाया हूँ। तो अगर किन्हीं के अगर पास हो। कोई तो शेयर कर दिया तो मैं मैं वहां से कंटिन्यू कर दूंगा। मेंटेन मतलब निशांत जी, आप एकदम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, जब हमने हमारा सेशन लिया था तब से? हाँ, जब से मैंने सेशन स्टार्ट किया था उस टाइम से किन्हीं के पास है। अगर नहीं है तो आप ऐसा काम करो कि आज आप स्टोर कर लो और मंडे से कंटिन्यू आप कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं कर लेता हूँ फिर। हाँ, ये इस जनवरी सीरीज का अगर अपने पास ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा तो उसे स्टडी करने में अच्छा रहेगा। ओके, क्योंकि उस वक्त जब इनिशियल सेशन हुआ था तो मैंने वो एक आध हफ्ते का मैंने सेव करके रखा था, और मैंने कुछ ट्रैक भी किए थे। और निशांत भाई, हम ये जो 5 असाइनमेंट्स जो आप अभी रिसेंट असाइनमेंट्स जो दिए थे, जहाँ पे 5 स्क्रिप्ट हमें सिलेक्ट करके करना था, हम्म। मैंने अपने स्टडी के हिसाब से कुछ मैंने पेपर ट्रेडिंग किए, हम्म। और टचवुड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सभी में पॉजिटिव आया है मेरा रिजल्ट। तो बहुत मैंने सुपर। अभी तक कुछ एक्चुअल ट्रेड नहीं किए, अपार्ट फ्रॉम मेरे पोर्टफोलियो के अलावा, बट बाकी में मैंने पेपर ट्रेडिंग किए थे, पर रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। शायद कुछ ट्रेड को आपने मेरे साथ शेयर भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे हम्म। शेयर भी किया था। हाँ, तो आपके परफेक्ट है। मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आपको ये लगता है तो आप पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो कि हाँ, मेरी जो एनालिसिस है इसके हिसाब से यहाँ से बाइंग और सेलिंग बन रही है, तो आप एक पेपर ट्रेड करो। आप एक ओके वर्चुअल मनी ले लो अपने माइंड में कि मेरे पास 5 लाख रुपए अकाउंट में है। आपको इसको एक सिस्टमेटिक वे में आपको ट्रेड करने हैं, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके कि किसी भी स्टॉक में हमें 50,000 से ज्यादा नहीं लगाना है। लर्निंग पीरियड हो या रियल लाइफ हो, दोनों में सेम कंडीशन अप्लाई ओके। करने हैं। तो आज से आप लोग वर्चुअल मनी भी स्टार्ट कर दो, या आपको यहाँ पे जागरण या बहुत सारे ऐप हैं, वहां पे आप वर्चुअल मनी आपको मिलेंगे 10 लाख। आप वहां पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके जो प्रॉफिट लॉस ओह होंगे ग्रेट। वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, सिर्फ वर्चुअल। अच्छा। ठीक है ना? हाँ तो हाँ हाँ। वहां पे आपको एक रियल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ, आज मेरे अकाउंट से इतना डिडक्ट हो गया है, इतने मेरे अकाउंट में ऐड हुए हैं। तो आपको जो रियल वाली फीलिंग आएगी वो आएगी कि आपके अकाउंट में 10 लाख आएंगे। और वो आपको जो प्रैक्टिस करने का मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आपको लिंक देता हूँ उसका, ट्रेडिंग करने का। बिल्कुल बिल्कुल, वो काफ़ी हेल्प होगा मुझे। हम्म। सारे लोग को होगा जो पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहां से हाई जाएगा कि हाँ, वो डेली 2 ट्रेड करते हैं, उनका डेली का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। हम्म। अंडरस्टूड। हाँ, अगर वहां पे एक और पकड़ आ गई तो अपना फिर कहना ही नहीं है, रियल लाइफ में आएंगे ट्रेड करने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब शीरीष जी ने भी बताया था जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, कि भले ही आप रोज ट्रेड करो या मत करो, पर एक हैबिट बना लीजिए कि आप चार्ट देखो और देख के कुछ ना कुछ उसमें समझने की कोशिश करो। तो वो हम्म। एक आपका रेगुलर हैबिट भी हो जाएगा, और आपको हमेशा चीज़ें काफ़ी क्लियरली नज़र आएगी। तो वो पर्टिकुलर एक चीज मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और वो ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब जब भी मैं चार्ट देखता हूँ तो कुछ ना कुछ एक तो नया चीज या कुछ ना कुछ क्वेरी आती है जो मैं आपसे हमेशा पूछा करता हूँ। हम्म। हाँ, जिनको भी अगर प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, इंडिविजुअल हमसे पूछ सकते हैं, सीरीज भाई से पूछ सकते हैं, एनी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल।
और आप ये भी कोशिश करो कि जब आप चार्ट देखते हो तो सिर्फ चार्ट पैटर्न को ही मत देखो कि हमने अभी तक 10 चार्ट पैटर्न पढ़े तो मैं इनको इसमें फाइंड करूँ, नहीं। आप ऐसा करो कि इसके बाद स्टॉक अगर पास्ट में अगर यहाँ से फॉल किया है फिर इस सिचुएशन पे आया है तो यहाँ से भी वो चांस होंगे फॉल करने का। अगर बहुत सारे स्टॉक में अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो वो 9200 पे वो एक ऐसा कैंडल बनाया था, वो जो कि वो 96 या 9800 पे वो सेम कैंडल को 3 या 4 कैंडल सेम बनाया था, और उसके बाद वो मार्केट फॉल नहीं हुआ, उसके बाद भी वो मार्केट फॉल नहीं हुआ। तो उसके बाद ये इंडिकेट निफ्टी किया था कि 9200 तो आएगा ही नहीं आएगा। अगर ऐसा अगर जनरल वे में देखा जाए तो टेक्निकली अगर कितना भी टेक्निकल फॉल आ जाए 9200 को कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा। ओके। निशा भाई, आपने जैसे बताया कि आप इंडिकेटर्स फॉलो नहीं करते और आप पर फिर भी आप टेक्निकल एनालिसिस का आपका आइडिया आ जाता है, तो वो कैसे होता है फिर? अब क्योंकि वो नॉर्मली हम तो वो इंडिकेटर देखते कि रिकन्फर्म करने के लिए। यस, बट ऑब्वियस आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, वो एक है, पर मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि आप कैसे वो चीजों को देखते हो उस वक्त। देखिए कुछ दिन पहले आपने 2 दिन पहले आपने निफ्टी का चार्ट सेंड किया था इंडिकेटर के साथ, हाँ हाँ, आपको याद आया। लेकिन वहां पे आपने देखा बिल्कुल कि आपकी इंडिकेटर वहां पे फेल हुई। हाँ, मैंने बोला था कि इंडिकेटर यहाँ पे आप हटा दो और सिर्फ आप चार्ट को फॉलो करो। मैंने आपको वहां पे क्लियर बताया था कि यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ही हुआ, वो बिल्कुल काम नहीं किया। हाँ, वो काम नहीं किया और उसके बाद निफ्टी ऊपर ही गया। तो हम्म। मैं आपको बोला था यहाँ पे कि आप साइकोलॉजिकल यहाँ पे सोच कर देखो। देखो सिंपल है ना कि पहले इंडिकेटर ये सब बना था ना, सारे लोग को इंडिकेटर मालूम पड़ चुके हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है। 100 लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 50-60 लोग को ये मालूम है। और जनरली ओहो। आरएसआई तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि आरएसआई क्या होता है। आप किसी से भी पूछ लो जो ट्रेडिंग करते हैं, ओके। वो कुछ स्टॉक का नाम बताए या ना बताए, आपको आरएसआई का बारे में जरूर बता देंगे कि आरएसआई क्रॉस कर रहा है, इसे बाय कर लो। सेकेंड थिंग मैं आरएसआई के बारे में बताता हूँ। आरएसआई जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बाइंग सेलिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी हर एक बाइंग सेलिंग सॉफ्टवेयर में आरएसआई इंक्लूड रहता है। तो किसी चीज का अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो उसके इंपॉर्टेंस कम जाते हैं। अगर सारे लोग वही करेंगे, अगर सारे लोग बाय करेंगे तो फिर आप समझ जाओ आगे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। वही सेम सिचुएशन है कि सारे लोग उसका यूज करते हैं ना, तो वहाँ उसका इफेक्ट एकदम लो हो जाता है। फिर वो दूसरे दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं कि चलो आरएस है तो सारे लोग जान गए, आप सेकंड ऑप्शन की तरफ मूव करो। अब भी एक टाइम आएगा कि आप इंडिकेटर आप खुद देखना बंद कर दोगे। सिंपली अगर आपने 5 इंडिकेटर अप्लाई किए तो 2 इंडिकेटर पॉजिटिव बताएगा, 2 नेगेटिव बताएगा, या नो ट्रेड जोन में बताएगा आपका। तो कभी आप आरएसआई फॉलो करोगे तो कभी मैकडी फॉलो करोगे, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करूं। अगर आपको इंटर ट्रेड अगर देखना है अगर फास्ट मूव में, तो आप इंडिकेटर यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ कैंडल को फॉलो करोगे। आप सिर्फ पिन बार को फॉलो उसमें करोगे कि पिन बार मेरा क्या कर रहा है। पिन बार का आपने वीडियो देखा होगा, सीरीज भाई ने यूट्यूब पे भी शेयर किया था। तो आप लोग एक बार रिक्वेस्ट है हाँ कि जी। आप उस पिन बार को आप देखना, और उसका जो एडवांस लेवल है मैं आपको बताऊंगा कि पिन बार में किस प्रकार से ठीक है। ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, विदाउट इंडिकेटर, विदाउट चार्ट पैटर्न, ओनली पिन बार। वो वो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, वो अगर मैं बताता हूँ तो आप आगे ये बोलोगे कि नहीं अभी छोड़ो, आप पिन बार पे ही बता दो और मैं उसी से ट्रेडिंग करूंगा। अपना तो पूरा बेसिक समझना है ना। मैं तो ये बिल्कुल मैं पहला दिन भी बता सकता था, आप वहां से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि नहीं अभी तो बहुत सारे चीज पढ़ने हैं। अगर आपकी बेसिक कंप्लीट रहेगी तो आप तभी आप पिन बार पे ट्रेड कर पाओगे। बिल्कुल सही। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर अपना कल उसी टाइम पे मिलते हैं 8 PM अराउंड 8:30 या 8। श्योर श्योर। श्योर निशांत भाई, थैंक यू। ओके, थैंक थैंक यू यू। निशांत भाई। ओके, गुड नाइट। थैंक्स।